नमस्कार, मैं डॉक्टर विशाल दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर मिलिट्री स्टडीज़, महामाया राजकीय महाविद्यालय, शेरकोट, बिजनौर। आज की तारीख में जब देश कोरोना जैसे संकट से जूझ रहा है और यह एक वैश्विक महामारी के रूप में सबके सामने आ चुकी है, तो निसंदेह एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि उस समय जब कोरोना जैसी महामारी से विश्व निपटने के लिए अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा हो, तो उस समय शिक्षकों के प्रति जो समाज की आशाएं हैं वह और बढ़ जाती हैं। उसी कुछ और फैक्टरों को भी ध्यान में रखते हुए उसी तरफ एक प्रयास करने के लिए यह मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है, जिसमें मैं आपको अपने विषय, जिसको कहीं पर रक्षा अध्ययन कहते हैं, कहीं पर सैन्य विज्ञान कहते हैं, कहीं पर सैन्य अध्ययन कहते हैं, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि इसके ये नाम कई जगह क्यों हैं, इसका इतिहास क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, पर प्रकाश डालना चाहूँगा। जब हम इस विषय की उपयोगिता पर और इतिहास पर और प्रासंगिकता पर तीनों की बात करते हैं, तो हमारा ये महत्वपूर्ण कर्तव्य हो जाता है कि हम सबसे पहले इस चीज़ पर ध्यान दें कि इस विषय का पुराना इतिहास क्या रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह 1914 से लेकर 18 तक प्रथम विश्व युद्ध में विभीषिका इस दुनिया ने झेली, उसके बाद 1939 से लेकर 45 तक इस युद्ध दूसरा महायुद्ध के पास संकट और उसकी विभीषिका जब इस दुनिया ने अपने ऊपर झेली, उसके बाद 1945 में ही मेजर तिवारी के नेतृत्व में इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय में सैन्य विज्ञान नाम से एक विभाग की स्थापना की गई, जो बाद में रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन के तौर पर सामने आया। और जहाँ तक अब बात करी जाए इस विषय के वर्तमान प्रासंगिकता की या वर्तमान नाम की, तो ये कई विश्वविद्यालयों में कहीं पर सैन्य विज्ञान, कहीं पर सैन्य अध्ययन, कहीं पर रक्षा अध्ययन, और अब जो नए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ खुल रही हैं उनमें नेशनल सिक्योरिटी के नाम से यह विषय सुचारू रूप से चल रहा है। कई प्रदेश ऐसे हैं जिनमें कि ये विषय डिग्री कॉलेजों में है, कहीं पर विश्वविद्यालयों में है, लेकिन तकरीबन सभी प्रदेशों में यह विषय अनवरत अपनी सेवाएं दे रहा है। कुछ बेसिक प्रश्न उठते हैं कि कभी कभी आपसे लोग कहते हैं कि हम तो इस विषय को जानते नहीं, ये कौन सा नया विषय है, कभी नाम नहीं सुना। हाँ, तो नाम नहीं सुना होगा, बात जाहिर सी है, क्योंकि नाम अक्सर उनका होता है जो सबके सामने होते हैं। सेना पे खड़े सैनिक का कोई नाम नहीं होता, वो सिर्फ एक सैनिक होता है। नाम अक्सर हम उनका जानते हैं जो फ्रंट पे खड़े होते हैं, जिसको हम सामने देखते हैं। हमें पता होता है कि जैसे बल्लेबाजी हो रही हो तो सचिन तेंदुलकर कौन है, विराट कोहली कौन है, लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि क्या आपको पता है कि सचिन तेंदुलकर के फिजियो कौन है, तो शायद आपको भी उसका नाम नहीं पता होगा। लेकिन ये गलत धारणा है। गलत धारणा क्यों है? क्योंकि ये विषय बहुत पुराना है, लोगों को इसके बारे में ज्ञान थोड़ा बहुत है। जिसको ज्ञान नहीं है वो अपनी कहीं ना कहीं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए या अपनी ज्ञान को ज़्यादा सिद्ध करने के लिए या आपको थोड़ा सा दबाने के लिए इस तरह की बात करता है। अक्सर क्या होता है कि हम उनकी बातों में आ जाते हैं और हम अपना तथ्य उसके सामने नहीं पेश कर पाते, जो हमारी कहीं ना कहीं से एक तरीके से मनोवैज्ञानिक बढ़त नहीं होती। मैं आपको उसके बारे में बता दूं कि जब भी कोई पूछे कि इस विषय की प्रासंगिकता क्या है, इस विषय का उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ इसकी प्रासंगिकता क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। देखिए, यह विषय किसी एक विषय को लेकर के नहीं बना है। हम जब भी इस विषय की बात करते हैं तो हम इसमें इतिहास, भूगोल, इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल लॉ, सोशियोलॉजी, वित्त, मैनेजमेंट
और इसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी इत्यादि इत्यादि कई विषय पढ़ाते हैं। और सबसे बड़ी इसमें एक चीज़ हम पढ़ाते हैं मानवता, क्योंकि हम जो कुछ करते हैं आखिर करते तो फिर मानवता के लिए ही है ना। इसके अलावा एक बात और शुरू होती है, वो ये शुरू होती है कि हम अक्सर ये कहते हैं कि अगर यह विषय चल रहा है या अगर इतने सालों से था तो इस विषय ने क्या उन्नति करी या इस विषय ने हमें क्या दिया, या कभी कभी ये भी कहा जाता है कि रोजगार क्या है। तो अब यहाँ से दो चीज़ें शुरू हो जाती हैं। दो चीज़ें ये शुरू हो जाती हैं कि पहले हमको यही जान लेना चाहिए रोजगार देने के पहले कि आखिर ये विषय, जब भी मैंने आपके सामने जिन विषयों का नाम लिया था, इंटरनेशनल रिलेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, समाजशास्त्र, इतिहास, इंटरनेशनल, ये जितने भी विषय हैं जिनका मैंने नाम लिया, उसकी कुछ कुछ पॉइंटों को जोड़ करके ये विषय बनाया गया था। प्रश्न ये उठता है कि आखिर हम इस विषय का अध्ययन क्यों करें। हम इन विषयों का ही अगर हम एक अलग अलग अध्ययन कर लें तो हमको भी इसके बारे में ज्ञान मिल जाएगा। अक्सर क्या होता है, इंटरनेशनल रिलेशन वाले जो छात्र हैं या जो प्राध्यापक हैं या पॉलिटिकल साइंस वाले जो छात्र और प्राध्यापक हैं, वो ये कहते हैं कि ये दोनों विषय एक हैं। कभी कभी ये कहते हैं कि ये एक ही विषय की दो ब्रांच हैं, या कभी कभी ये कहा जाता है कि आखिर ऐसा आपके विषय में क्या है जो हम पढ़ें। तो अक्सर इन प्रश्नों का सामना मैंने भी किया था कि पूछा जाता था कि इसमें ऐसा क्या पढ़ाया जाता है जो और विषयों में नहीं पढ़ाया जाता। बात तो बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम इसको कई बाकी विषयों से भी लेकर के पढ़ाते थे। इसका जवाब जो एक मेरे गुरु के भी गुरु ने दिया था वो यह था कि थोड़ा सा एक अलग हटके जवाब है लेकिन सही है, कि क्या आपको हम ये अधिकार दे दें कि आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर शस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं? तो आप कहेंगे नहीं। क्या पुलिस को किसी के ऊपर शस्त्र प्रहार करने का अधिकार होता है? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अगर पुलिस को भी अगर शस्त्र प्रहार करना होता है तो उसको भी मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन अगर एक सैनिक सीमा पर खड़ा है तो उसको किसी के ऊपर भी शस्त्र प्रहार करने के पहले मजिस्ट्रेट की या अपने हायर अथॉरिटीज़ की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। क्यों? उन्हीं परिस्थितियों का, कि वो कौन सी परिस्थितियां होती हैं जिसमें एक सैनिक अपने एक्सट्रीम पावर का प्रयोग करता है, वो क्या परिस्थितियां होती हैं, क्या बैकग्राउंड होता है, उन्हीं सब का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। तो मैंने आपको दो चीज़ बताई कि इसका विषय, ये विषय रक्षा अध्ययन या सैन्य अध्ययन या सैन्य विज्ञान किन किन विषयों से बना है, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ अभी चल रहा है, और जो ये लोग ये कहते हैं कि हम यही विषय क्यों पढ़ें या इसमें बाकी विषयों से क्या अंतर है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि रक्षा अध्ययन में बेसिक चीज़ क्या है। वो आपको इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिकल साइंस या अन्य विषयों में नहीं मिलेगी। वो विषय, अब आप एक चीज़ समझिए, आजकल इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट का ही ज़माना है। यही कारण है कि अब क्रेडिट बेस्ड नंबर बढ़ते हैं। अब आप सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि अगर आपका आर्ट साइड है या साइंस साइड है या कॉमर्स साइड है तो आपका ये माना जाता है कि आप इस तरह अपने गुणों का समन्वित विकास नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप देखे होंगे तो इधर भी जो परंपराएं नई शुरू हुई हैं कि कॉमर्स का बच्चा भी अगर चाहे तो संगीत की भी पढ़ाई कर सकता है, इतिहास भी पढ़ सकता है, और उसको अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में जाना हो तो वहाँ जाएगा, उसके नंबर यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। विदेशों में यही प्रयास चल रहा है, उसी को धीरे धीरे भारत के भी विश्वविद्यालयों में लाने का प्रयास किया जा रहा है। यही कारण है कि अब आप देखे होंगे कि आईआईटी और आईआईएम में भी कला और मानविकी विषयों का समावेश किया जा रहा है। अब हम अपने तीसरे प्रश्न पे आते हैं
कि इससे हमें क्या रोज़गार मिलता है। तो देखिए, जहाँ तक रोज़गार के प्रश्न हैं और जहाँ तक बात की जाती है कि आजकल हम रोज़गार उन्मुख शिक्षा की बात करते हैं, तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि रोज़गार उन्मुख शिक्षा एक आइडियल चीज़ है। ये तो वही बात हुई कि साहब हम आपके यहाँ से हम सामान लेने के लिए आएँगे, उस सामान की क्वालिटी कितनी अच्छी होगी और उस सामान को लेने के बाद हम उससे क्या-क्या कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें हैं। पहला एक विद्या के साथ आपके पहले या विद्या के साथ आपके अंदर विनय भी आना चाहिए। आपके अंदर अगर विनय होगा तो विद्या अपने आप आएगी या हम उसको लाने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरी बात, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्हें जो कई सार्थक बातें की थी, वो हमारे आदर्श पुरुष थे, राष्ट्रपुरुष थे। उन्होंने अपनी किताब हिंद स्वराज में ये लिखा है कि अगर आप ये कहते हैं कि हम किसी को रोज़गार देंगे तो आप उससे उसकी क्षमताओं का ह्रास करते हैं। हमारा कर्तव्य है एक जिम्मेदार नागरिक बनाना, शिक्षा देना, उसके बाद अपनी रास्ता वो खुद चुने। वो क्या बनता है हमको इससे मतलब नहीं हो सकता। हमारा मतलब क्या है? हमारा एक सीधा सा मतलब ये है कि हम उस व्यक्ति को कितना ज्ञान दे सकते हैं कि वो अच्छा नागरिक बने। समस्या वहीं से शुरू हुई जब से हमने चीज़ों को शिक्षा के साथ रोज़गार को जोड़ना शुरू कर दिया। शिक्षा एक अलग मुद्दा है, रोज़गार एक अलग मुद्दा है। क्या आप हमें ये बताइए कि बिल गेट्स ने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जॉब शुरू किया था। उन्होंने 12th के बाद पहले बिजनेस किया, एक सफल करोड़पति अरबपति बने, उसके बाद आकर के उन्होंने स्नातक आदि की पढ़ाई शुरू करी। लेकिन मैं फिर से अपने उसी मुद्दे पर लौटता हूँ कि इसके रोज़गार में क्या क्या उपयोगिता है। तो देखिए, इस समय जिसका जो एक रोज़गार है वो प्रमुख है शिक्षा। दूसरा क्या है? इंडियन एयर फोर्स से अक्सर साल में 2 बार वैकेंसी आती है जिसमें 2-4 विषयों के अलावा इस विषय को भी शामिल करते हुए एजुकेशन कोर में भर्ती की जाती है। इसके अलावा आप PCS में भी इस विषय को लगभग सभी राज्यों के कोर्स में पा सकते हैं। तो आज आपको मैंने इन 3 प्रमुख मुद्दों पर अपनी विचार बिंदुओं से आपको अवगत कराया। जो मुख्य प्रश्न उठते थे कि ये विषय अन्य विषयों से कैसे अलग है, इसकी क्या प्रासंगिकता है, इसका रोज़गार क्या है। अब मैं आपको अपने अगले वीडियोज़ में विषय की तरफ चलते हुए और जो आजकल के ज्वलंत मुद्दे हैं या भारत की सैन्य समस्याओं के जो मुद्दे रहे हैं उनसे आपको अवगत कराऊंगा। धन्यवाद।